हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईवीएस केवीएस पीआरटी ईवीएस की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट। एंड सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि हर बार यही कहूँगी कि बिजी हूँ, सच में बिजी हूँ और कंटेंट तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए ये वीडियो जो है आपको थोड़ा सा लेट मिलती है, क्योंकि और भी कई चीज़ों पर काम चल रहा है साइड बाय साइड। तो इसलिए आपको कंटेंट वाली वीडियोस जो है थोड़ी कम मिल रही हैं आजकल। इसका रीज़न यही है कि कंटेंट बनाने में और उसको पूरा वो करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, क्वेश्चन टाइपिंग तो किसी और से भी कराई जा सकती है, बट कंटेंट बहुत सोच समझकर और बहुत ऑथेंटिक रिसोर्सेज से बनाना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, मैंने आपको जो लोकल बॉडीज़ का मैं आपको पार्ट करा रही थी उसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको जो रूरल लोकल बॉडीज़ है उनके बारे में बताया था, यानी कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। ठीक है, यानी कि शहरी स्थानीय क्षेत्रों के बारे में, शहरी स्थानीय शासन के बारे में, और ये इसीलिए पार्ट 2 है। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूंगी कि आपके लिए तो स्पेशल है ही केवीएस पीआरटी वालों के लिए, लेकिन जो लोग दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको जीके पोर्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। ठीक है, और कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा था कि मैं कहाँ से वीडियो बनाती हूँ या फिर कहाँ से रिसोर्स में लेकर आती हूँ। तो देखो गाइज, मेरे पास अपनी खुद की कुछ बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो वहां पर मैं पढ़ती हूँ। तो उन चीज़ों के थ्रू ही मैं इसको करती हूँ। इसमें एम लक्ष्मीकांत है, तो वो बुक्स अगर आप खरीदेंगे तो आपको फायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक है जो आपके लिए यूजफुल नहीं है। वही फिर आप 300-400 की बुक खरीदते हैं, फिर आपको यूजफुल ना हो तो मैं कैसे आपको सजेस्ट करूँ। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको मटेरियल, लेकिन मैंने पर्सनली एनसीईआरटी में बिल्कुल डीप में जाकर नहीं देखा है। मुझे ये पता है कि ऊपर ऊपर से आप 9th की बुक उठा लीजिए, 8th की बुक उठा लीजिए, सिविक्स की बुक उठाइए, वहां पर आपको ये टॉपिक्स जो है मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं। ठीक है, तो आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि मेरे पास घर में एनसीईआरटी अभी अवेलेबल है नहीं। एक दो बुक्स हैं, वो भी मतलब ऐसी हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ ऐसी, तो मतलब इतना रिसोर्स मेरे पास एनसीईआरटी का नहीं है, इसीलिए मैं अपने रिसोर्सेज के थ्रू यहाँ पे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए बता देती हूँ क्या हम कर चुके हैं कवर। तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी हम कवर कर चुके हैं, स्टेट बॉडीज हम कवर कर चुके हैं, नेशनल बॉडीज हम कवर कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं लोकल बॉडीज, और इसका ये पार्ट 2 है। इसके बाद लोकल बॉडीज आपका खत्म हो जाएगा। फिर मैं लूंगी आपके लिए सिटीजन्स राइट्स इन डेमोक्रेसी, उसकी एक वीडियो आ जाएगी। और फिर ये रोल ऑफ पंचायत और नगर पालिका का हेल्थ में, एजुकेशन में, ये बेसिकली लोकल बॉडीज का ही पार्ट है, लेकिन मैं इसको अलग से लूंगी इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन में क्या मतलब रोल है पंचायत का, दूसरी सोशल सर्विसेज में पंचायत का क्या रोल है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, जिस तरह से रूरल लोकल बॉडीज इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी तरह से आपकी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये मैंने बनाए तो कंबाइन ही है, लेकिन कुछ हिंदी में टाइप हुए हैं, कुछ इंग्लिश में, तो देख लीजिए। देखो, भारत में जो स्थानीय शासन है ना, बेसिकली स्थानीय एक कह सकते हैं शहरी स्थानीय शासन, बहुत डिफिकल्ट सा है। अर्बन लोकल बॉडीज की बात करेंगे हम। ठीक है, अर्बन मतलब क्या कहेंगे, शहरी स्थानीय शासन। तो ये दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगी। तो अर्बन लोकल बॉडीज का जो इतिहास है वो भी अपने आप में काफी पुराना है इंडिया में, है ना। मतलब शुरू से ही इस तरह की चीजें चलती आ रही हैं। आपको पता है कि अंग्रेज जब थे भारत में तो उन्होंने भी कुछ ऐसी चीजें की थी जिससे इन चीजों का विकास हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 1687-88 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। ठीक है, उस टाइम इसका नाम मद्रास था। अब 1726 में फिर बंबई में और कोलकाता में भी स्थापित हुआ। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन कभी भी ये आता है कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो मद्रास नंबर 2 पर, मुंबई और कोलकाता आपको लिखना है। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। देखो, लॉर्ड मेयो भी इसमें काम किया था, वित्तीय जो विकेंद्रीकरण है उसके लिए काम किया था लॉर्ड मेयो ने भी, लेकिन लॉर्ड रिपन जो है इनको भारतीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा प्रोग्रेस करी इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये एक चीज तो ये थी आपके लिए। दूसरी चीज मैं 1 मिनट में आपको स्लाइड दिखा देती हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भारत में जो है कई तरह के स्थानीय स्वशासन है, एक ही नहीं है। ठीक है, जो ये स्थानीय शासन है, शहरी स्थानीय शासन है, इसको हम शहरी कहेंगे। जो शहरी स्थानीय शासन है वो कई तरह के हैं, जिसमें 8 टाइप है बेसिकली जो हम पढ़ते हैं। पहला है नगर पालिका परिषद,
नगर पालिका अधिसूचित क्षेत्र समिति, यानी कि हम कह सकते हैं नगर पालिका परिषद फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है। फिर थर्ड आ गई हमारी अर्बन एरिया कमेटी, आप ऊपर से हिंदी में पढ़ लेना। और उसके बाद फोर्थ है कैंटोनमेंट बोर्ड, जिसको हम छावनी बोलते हैं, ठीक है। दिल्ली कैंट हो गया आपका, अगर आप कैंट एरिया में गए, कैंट एरिया जिसको बोलते हैं वो कैंटोनमेंट क्षेत्र होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पोर्ट ट्रस्ट 5th नंबर पर। 6th नंबर पर आता है आपका अर्बन एरिया, और आई थिंक एक चीज की कमी है, ठीक है। 6 ये हो गया। 7th आपका हो गया एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर स्पेशल पर्पज, यानी कि विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। उसके बाद 8th आपका होता है, वो यहाँ पे मिसिंग है, लिखा नहीं गया, वो आता है आपका नगर निगम, ठीक है, जिसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, एमसी कह लीजिए आप, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये आपके 8 बेसिक शहरी स्थानीय शासन हैं जिनकी हम बात करते हैं। अगर इन 8 में से किसी का भी नाम आपके सामने आ जाता है तो आप ये समझ लो कि ये सारे जो है शहरी स्थानीय निकाय हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय है, कौन सा नहीं है, तो भी आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है कि इतने में से छांट लीजिए, इतने होंगे। तो आपको याद रखना है कि जो मैंने 8 नाम आपको बताए हैं ये सारे ही शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत आता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है आप लोगों का, वो कौन सा बनता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो इसके अंदर जो है 3 मिनिस्ट्री आती हैं, 3 मिनिस्ट्री या फिर मंत्रालय कह सकते हैं, 3 मंत्रालय के अंडर आता है ये। पहले जो है वो है नगर विकास मंत्रालय, नगर विकास मंत्रालय, ओके, फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका आता है रक्षा मंत्रालय। अब आप कहेंगे रक्षा मंत्रालय क्यों है भाई, ठंड बहुत है, लिखा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। रक्षा मंत्रालय बेसिकली आपका जो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, जो आपका कैंट एरिया होता है, ठीक है, उसको कौन देखता है, रक्षा मंत्रालय देखता है। ये जो छावनी बोर्ड मैंने आपको लिखा है ना, छावनी बोर्ड, और ये बेसिकली रक्षा मंत्रालय का पार्ट है। आपने देखा भी होगा, आपके अगर आसपास कोई कैंटोनमेंट एरिया है तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आता है गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री क्यों आती है, क्योंकि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, ठीक है, वहां पर अगर कोई शहरी स्थानीय निकाय है तो उसकी देखरेख करता है आपका यूनियन टेरिटरी का प्रशासन, और फिर वही है वो आपका गृह मंत्रालय के अंडर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं बेसिकली इंडिपेंडेंट इंडिया की, कि इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर जो सबसे बड़ा कमीशन रहा अर्बनाइजेशन के ऊपर तो वो था नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन, जो कि 1985 में गठित हुआ था। बेसिकली इस कमीशन का काम था कि ये स्टडी करे कि किस तरह से हम जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसको चला सकते हैं, उसमें कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं और कैसे उसका सारा मैनेजमेंट होगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा माइलस्टोन हुआ वो हुआ 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। मैंने आपको बताया था कि रूरल गवर्नमेंट से रिलेटेड था 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। पंचायतें बेसिकली ग्रामों में होती हैं, गांव में होती हैं, इसलिए 73rd एक्ट है। लेकिन अगर अर्बन लोकल बॉडीज की बात आए, यानी कि आपकी म्युनिसिपैलिटीज की बात आए, तो इससे रिलेटेड है 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब बॉडी बनाया इसको। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये किस किस के अंडर आता है देख लीजिए। अगर भाग की बात आए तो भाग है 9A, ठीक है, 9A में आता है आपका नगर पालिकाएं। फिर 12वां शेड्यूल है, यानी कि 12वीं अनुसूची की बात यहां पर हो रही है, जिसके अंदर 18 विषय हैं। ये भी चीज आपको याद रखनी है, 18 विषय हैं। ये भी पूछा सकता है कितने विषय इसके अंदर है, तो 12वीं अनुसूची के अंदर टोटल 18 विषय हैं, जिसमें पशु मतलब बहुत सारी चीजें हैं, पशुपालन भी है आई थिंक, और बहुत सारी चीजें, वो मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूंगी। उसके बाद आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक इसके अंदर आर्टिकल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं। तो अब बात हो गई इनकी कि भाई ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, लोकल बॉडीज के बारे में, वो मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं कि इलेक्शन कौन कराएगा। तो भाई जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये स्टेट बॉडी होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो ये कराता है म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन। जैसे कि आप दिल्ली का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो दिल्ली के जो हैं, दिल्ली के अंदर ऑब्वियसली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, क्योंकि यहाँ पे गांव वाली चीजें नहीं होती है, एक अर्बन एरिया में आता है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है और इनके इलेक्शंस भी डायरेक्ट जनता करती है, आपको पता है। लेकिन इलेक्शंस को करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, रेदर देन बीइंग लेफ्ट टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। किसी भी अथॉरिटी पर इस काम को नहीं छोड़ा गया और पर्टिकुलर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया कि भाई जितना भी इलेक्शन होगा वो फेयर होना चाहिए, तो इसीलिए ये किया गया। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ 12वें अनुसूची के अंदर कौन कौन से विषय हैं, एक बार रफली बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा लिखना मेरे मतलब मेरी उससे बाहर था। जैसे कि देखो रोड्स हो गए, है ना, कोई पुल बनवाना है छोटा मोटा, और
मतलब जानवरों की देखरेख करनी है, तो उनके प्रति जो क्रूरता होती है, सपोज जो काउस के प्रति होती है, कोई भी स्ट्रीट एनिमल है तो उसके खिलाफ अगर कुछ हो रहा है, उसको छेड़ा छाड़ा जा रहा है या फिर उसको तकलीफ पहुंचाई जा रही है, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, पशुपालन, वो मैंने गलत वर्ड बोल दिया था। बेसिकली आपको एनिमल्स को भी कंजर्व करना, उनको सुरक्षित करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका मतलब बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होता है, उसके बाद आपके शव ग्रह होते हैं या फिर सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ मतलब ये लगा लीजिए गरीबी उन्मूलन का कोई काम आया है, या फिर सड़कें हो गई, या फिर आपके किसी भी जमीन का कुछ भवन का निर्माण करवाना है, नगर की कोई योजनाएं बनानी है, तो इस तरह की चीजें सारी 12th शेड्यूल के अंदर आती है। बस स्टैंड हो गया, आपका एक लोकल बस स्टैंड भी जो होता है शहरों में, वो भी इसके अंडर आता है। तो यानी कि ये सारे कुछ विषय हैं, 18 हैं टोटल विषय, आप एक बार पढ़ लेना इनको। 18 विषय हैं जो 12वीं अनुसूची के अंदर आते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको भी समझ लीजिए। एक कमेटी होती है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है, म्यूनिसिपल एरिया है, म्यूनिसिपैलिटी है, ये कुछ टर्म्स हैं जो पूछी जा सकती है। तो कमेटी कोई भी ऐसी कमेटी है जो आर्टिकल 243S के अंडर अगर बनाई जाती है, कोई भी कमेटी होगी वो टाइम टू टाइम बनती रहती है, समिति हो गई है, तो ये भी इसके अंडर आती है। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, जिसकी पॉल्यूशन जो है पॉल्यूशन बोल रही, जिसकी पॉपुलेशन जो है 10 लाख 10 लाख से ज्यादा होगी, या तो 10 लाख के बराबर होगी या 10 लाख से ज्यादा होगी, तो वो पूरा एरिया कहलाएगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया। जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, ये सारे आपके मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर म्युनिसिपल एरिया की बात करें तो वो भी एक टेरिटोरियल एरिया है, नगर पालिका क्षेत्र, जिसको भाई गवर्नमेंट तय करती है कि भाई ये क्षेत्र जो है नगर पालिका के अंडर आता है। ऐसे आप लोगों का जिस भी आप एरिया में रहते हैं वो भी किसी न किसी म्युनिसिपल एरिया के अंदर आता होगा। उसके बाद है नगर पालिका। अब नगर पालिका क्या होती है? ये होती है इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर डिफरेंस है। म्युनिसिपल एरिया का मतलब है यहाँ पर एरिया से, क्षेत्र से, लेकिन अगर नगर पालिका बताए तो ये एक टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक तरह से इंस्टीट्यूशन का काम करती है। सेल्फ गवर्नमेंट है तो इसका मतलब है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सेल्फ गवर्नमेंट का काम करेगा, तो वो होती है म्युनिसिपैलिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं म्युनिसिपैलिटीज जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब कैसे होती है, कैसे इनका गठन होता है, वो आप देख लीजिए एक बार। इसमें हर स्टेट की जो है 3 तरह की म्युनिसिपैलिटीज होती है किसी भी अर्बन एरिया की, मतलब उसकी पॉपुलेशन के बेस पर या फिर वहां के एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है ये। तो इस तरह से 3 तरह की नगर पालिकाएं होती है। सबसे पहली होती है नगर पंचायत, उसके बाद होती है म्युनिसिपल काउंसिल यानी कि नगर परिषद, और 3rd नंबर पर आती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम। अब ये डिवीजन कैसे है, क्यों है, ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखो छोटे से लगाओ, नगर पंचायत, देखो पंचायत वर्ड आ गया ना, दैट मीन्स कि ये गांव से यानी कि विलेज से अर्बन एरिया में अभी ट्रांजिशन फेज पे है, मतलब बदल तो चुका है लेकिन जस्ट अभी अभी बदला है, मतलब अभी अभी इसको गांव से जो है अर्बन एरिया में कन्वर्ट किया गया है या फिर ट्रांजिशन फेज में है, तो ये होती है नगर पंचायत यानी कि सबसे छोटे पे बात कर सकते हैं। उसके बाद आती है म्युनिसिपल काउंसिल। नगर परिषद वो होती है जो एक छोटा शहरी क्षेत्र होता है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है, और अगर दिल्ली में ही एक छोटे से क्षेत्र की बात करेंगे, जैसे नजफगढ़ की बात कर लीजिए या फिर उत्तम नगर की बात कर लीजिए, तो ये छोटे शहर हो गए एक तरह से, या शहर भी पूरा नहीं कहूंगी क्योंकि दिल्ली में जो है एक पर्टिकुलर एरिया होते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूंगी कि भाई ठीक है, अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन अगर उसमें अगर हम छोटे छोटे शहरों की बात करें, जो छोटे शहर होते हैं उनको हम कहते हैं नगर परिषद, वहां पर बनती है नगर परिषद यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल बनती है वहां पर। और अगर बात करें हम बहुत बड़े क्षेत्रों की, बड़े शहरी क्षेत्रों के, जिसमें आपका दिल्ली आ गया, आपका कोलकाता आ गया, आपका मुंबई आ गया, तो ये सारे होते हैं नगर निगम। आई होप कि अब आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हुआ होगा। यानी कि जब सबसे छोटे होंगे वहां पर होगी नगर पंचायत, जो अभी अभी जो है नगरों में कन्वर्ट हुए हैं या फिर ट्रांजिशन फेज में है। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके म्युनिसिपल काउंसिल, जो मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले एरिया से तो छोटे हैं लेकिन वैसे ये नगर में ही आते हैं, तो म्युनिसिपल परिषद है। नगर पंचायतों से थोड़े से बड़े होंगे लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां पर है उनसे कम होंगे। अब जो बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, बहुत बड़े शहरी क्षेत्र होते हैं, वहां पर होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब देखो, ऑल द सीट्स इन ए म्युनिसिपैलिटी आर फिल्ड बाय पर्संस चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द म्युनिसिपल एरिया। मतलब नगर पालिका की सभी सीटें जो है नगर पालिका क्षेत्रों में जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाती है। यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे आपके। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक कमेटी बना ली और कमेटी के लोग डिसाइड कर दे कि ये मेंबर होंगे। पब्लिक जो है यहाँ पर डायरेक्ट वोट करती है, तब म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको,
जो चुनाव होते हैं, जो व्यक्ति चुनकर आते हैं यहाँ पर काम करते हैं, वो डेफिनेटली आपके इलेक्ट होकर आते हैं, ना कि आप अप्रत्यक्ष इलेक्शन नहीं होता है, प्रॉपर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष इलेक्शन उसका होता है। तो ये कुछ बात थी आप जो मैंने आपको बताई है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। देखो अब मैं आपको जितना भी पढ़ा रही हूँ ना, उसमें ये नहीं है कि मैं बिल्कुल सारा ही पढ़ा दूंगी आपको, क्योंकि चीजें बहुत लंबी हैं, बोलना भी इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको समझा सकती हूँ उतना कोशिश कर रही हूँ। अब दूसरी हम बात करेंगे वार्ड समितियों की, यानी कि वार्ड कमेटीज की। अब ये कमेटी होती क्या है? देखो वार्ड कमेटी, जो वार्ड कमेटी होती है उसमें एक या एक से ज्यादा वार्ड आ जाते हैं, ठीक है। एक वार्ड या फिर एक से ज्यादा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो इस तरह से पूरी एक वार्ड कमेटी बन जाती है। इसके अंदर वार्ड्स ही होते हैं बेसिकली, और विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्युनिसिपैलिटी हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख और ज्यादा, यानी कि 3 लाख से ज्यादा अगर पॉपुलेशन होगी तो आप यहाँ पर वार्ड कमेटी बना सकते हैं, या बन जाएगी यहाँ पर वार्ड कमेटी। सॉरी, मैं वो पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है अभी बोलते बोलते, सॉरी फॉर दैट। तो वार्ड कमेटीज बेसिकली 1 या 2 या 3 वार्ड जब आपस में मिल जाते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है? वार्ड कमेटी बन जाती है। तो वार्ड समिति में जो होते हैं 2 या 2 से अधिक वार्ड हो सकते हैं, जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा चुने गए नगर पालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य उस समिति का अध्यक्ष भी होगा, यानी कि जितनी भी कमिटीज बनती है इनके अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं, तो इस वार्ड समितियों के सदस्यों द्वारा चुने गए नगर पालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व, जो अपने अपने नगर पालिका क्षेत्रों में अपने वार्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस वाला सदस्य ही उस समिति का अध्यक्ष भी होगा। जो भी समिति बनेगी, मतलब इनमें से ही वो अध्यक्ष जो है वो चुना जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली था आपको वार्ड समिति के बारे में बताया मैंने। और अगर किसी को ये समझ में नहीं, अब आपको नहीं पता है कि वार्ड क्या होता है, देखो जितनी भी नगर पालिकाएं होती है ना, उनके लिए एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है प्रॉपर, कि ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, ये दूसरा निर्वाचन क्षेत्र है, तीसरा निर्वाचन क्षेत्र है। इन्हीं क्षेत्र को जो है वार्ड बोला जाता है, और कुछ भी नहीं है। जितनी भी नगर पालिकाएं होती है आपकी, वहां पर प्रॉपर निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है उसको, और फिर वो निर्वाचन क्षेत्र जो है वार्ड कहलाते हैं अलग अलग। और फिर जब ये सारे वार्ड आपस में मिलकर कोई कमेटी बनाते हैं तो इसको हम वार्ड समितियां बोल सकते हैं। अब एक चीज और है, जिला नियोजन समिति, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या होती है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब मैं वही टॉपिक्स उठा रही हूँ, मतलब एग्जाम में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। देखो एग्जामिनर अब क्या सोचता है ये हम भी नहीं कह सकते, ये आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम उस तरह की कमेटी में कभी शामिल हुए नहीं है और वैसा एक्सपीरियंस हमें नहीं है। लेकिन अपना एग्जाम हमने जितना दिया है, क्वेश्चन पेपर जितने देखे हैं, उस हिसाब पर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा सकती हूँ। ओके, तो जिला नियोजन समिति के बारे में जानना जरूरी है। तो प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला नियोजन समिति का गठन करेगा। ये स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पर कोई भी स्टेट है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो ये जिला स्तर पर एक जिला नियोजन समिति बनाएंगे जो जिले की पंचायत और नगर पालिका द्वारा तैयार योजना को संगठित करेगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रूरल आपकी लोकल गवर्नमेंट है प्लस आपकी जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, ये आकर यहाँ पर मिलकर काम कर रही है। एक जिले में हो सकता है कि शहरी क्षेत्र भी हो और उसी जिले के अंदर ग्रामीण क्षेत्र भी हो, तो होगा क्या कि ये दोनों आपस में मिलकर योजनाओं को संगठित करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिसमें पंचायत का एरिया भी आ जाता है और साथ ही साथ आपका जिले का एरिया, मतलब वो शहरी क्षेत्र भी आ जाता है। और जिला स्तर पर जो है एक विकास योजना तैयार की जाएगी। ऑब्वियसली इसमें जो है पंचायतों के सदस्य भी होंगे, नगर पालिकाओं के भी। अब इनका जो अनुपात होगा, मतलब इसमें जिला, मतलब इसके जो 4/5 भाग जो होगा, इसका जिला नियोजन समिति का जो 4/5 हिस्सा होगा, यानी कि 5 में से चौथा हिस्सा कह सकते हैं आप, वो जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। ठीक है, जैसे कि पंचायत होगी, जिला पंचायत जो होती है, मैंने आपको जो रूरल बॉडीज में पढ़ाया था, और नगर पालिका होगी, इसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे स्वयं में से ही चुनेंगे भाई आपको कौन कौन लोग हैं जो आपको जिला नियोजन समिति में भेजनी है। तो मतलब अगर 5 सदस्य हैं जिला नियोजन समिति में, तो 4 जो है यहीं से आएंगे, जिला पंचायत से और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये एक चीज थी। तो आई होप कि जिला डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का अगर कभी नाम आएगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये एकदम से नाम कहाँ से उठकर आ गया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब भाई ये जो जिला पंचायत है या फिर नगर पालिका है, इनके सदस्य जो आ रहे हैं 4/5 भाग, ये तय करेंगे बेसिकली कि 4 में से कितने हिस्से जो हैं पंचायतों को जाएगा, कितना हिस्सा आपको जो है नगर पालिका को जाएगा। ये वहां की जनसंख्या के आधार पर डिसाइड किया जाएगा, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से कितनी पंचायत की जनसंख्या है और कितनी जो है शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या है।
अब कुछ एक आधे और चीजें हैं जो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। नगर पालिकाओं का कार्यकाल, आपको अगर कार्यकाल के बारे में जानना है तो 5 वर्ष होता है इसका कार्यकाल। यद्यपि इसको इससे पहले भी समाप्त किया जाता है, इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं XYZ। अगर मान लीजिए 5 साल से पहले ही विघटित हो जाती है अगर नगर पालिका, तो इसके 6 महीने के अंदर यानी कि 6 मंथ्स के अंदर आपको चुनाव कराना है दोबारा, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लटका सकते हैं इसको, हम नहीं लटका सकते। स्टेट इलेक्शन कमीशन इस चीज को भी ध्यान से देखता है। अब देखो वित्त आयोग की बात करेंगे थोड़ा, फाइनेंस कमीशन की। ये हमारे सेंट्रल लेवल वाले फाइनेंस कमीशन की बात नहीं हो रही है। ये 5 वर्ष में जो है वित्त आयोग भी प्रत्येक 5 वर्ष में नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और राज्यपाल को सिफारिश भेजेगा। तो एक वित्त आयोग गठित किया जाता है जो पंचायतों के लिए भी गठित किया जाता है, ठीक है। जो पंचायतों के लिए, अगर मैंने उस वीडियो में ना भी बोला तो आप अभी सुन लीजिए, पंचायतों के लिए भी वित्त आयोग गठित किया जाता है। और उसके बाद एक वित्त आयोग जो है वो इसके लिए भी गठित किया जाता है नगर पालिकाओं के लिए, ठीक है। इनकी जो फंडिंग्स होती हैं या फिर किस तरह से इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है उसको डिसाइड करने के लिए। और हर 5 वर्ष में जो है इस वित्तीय स्थिति, कैसी वित्तीय स्थिति है किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, इसकी स्थिति का अवलोकन करेगा राज्यपाल। तो राज्यपाल देखेगा कि भाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कितना पैसा है और कितने पैसे की कमी है, स्टेट गवर्नमेंट से उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट अलग है और आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गवर्नमेंट अलग है तो ऑब्वियसली यहां पर क्लैशेस होते हैं वित्त को लेकर जो है। फिर एमसीडी के कर्मचारी हो गए या जो भी हो गए, एमसी के कर्मचारी जो होते हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये ग्राउंड रियलिटीज हैं एक तरह की। अब एक चीज आपकी रह गई है, रिजर्वेशन। तो देखिए 1/3 जो है वो तो है आपका फीमेल्स को, यानी कि महिलाओं को जो है वो 1/3 हिस्सा जो है आरक्षित है, यानी कि आप कह सकते हैं 33% के अराउंड, जितना आपकी पंचायतों में था। अब इसके बाद बात होती है SC STs की या फिर OBC की। तो OBC के लिए तो जो राज्य जो है वो डिसाइड कर सकते हैं उनको रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है अकॉर्डिंग टू देम। लेकिन अगर हम बात करें SC और STs की तो इनके लिए रिजर्वेशन बिल्कुल फिक्स्ड है। मतलब ये होगा कैसे, इनकी जनसंख्या कितनी है किसी नगर में और फिर उसकी कुल जनसंख्या कितनी है, फिर वो अनुपात तय किया जाता है। उसके बाद SC और STs के लिए सीट्स रिजर्व हो जाती हैं नगर पालिकाओं में। लेकिन OBC के लिए आपका स्टेट या आपके राज्यपाल जो भी जिस तरह के डायरेक्शंस देंगे उस हिसाब से रिजर्वेशन होता है, कर सकते हैं। मतलब OBC के लिए फिक्स नहीं है, लेकिन लेडीज के लिए और SC STs के लिए एक फिक्स है कि आपको इतना जो है रिजर्वेशन करना ही करना है। सो गाइज ये थी एक वीडियो आपके लिए बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट कर देना, ना पसंद आई हो तो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कमेंट भी कर देते हैं, ना पसंद का भी लोग कमेंट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है खास। मतलब ठीक है, हम अपनी कमियों को सुधार सकते हैं, कमियां हर किसी में होती है और सुधार की हमेशा आवश्यकता रहती ही है। अगर ऑब्वियसली अगर हमारे अंदर कोई कमी नहीं होगी तो चीज जो है वहीं पर रहकर सड़ जाती है ना। रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है अगर उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं रहता, अगर वो बहे ना तो। ठीक है, तो देखो बस वही है, अपनी तैयारी भी आप ऐसे ही जारी रखिए। आप कॉन्स्टेंट मत हो जाइए किसी चीज में कि आप जस्ट फिक्स हो गए हैं, यही करना है, ऐसे ही करना है, वो नहीं। थोड़ा सा अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने थोड़े तरीके को चेंज कीजिए, अपना जो टाइम का मैनेजमेंट है उसको चेंज कीजिए, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। अगर आपको ब्रेक भी चाहिए तो आप ब्रेक लीजिए, अच्छे से लीजिए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप फिर पढ़ाई से नाता ही तोड़ दें। ठीक है, तो और ये जो वीडियोस हैं इनकी कंटिन्यूटी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी ही, जब तक 1-2 महीने का टाइम और लगेगा थोड़ा सा, उसके बाद हम थोड़ा फ्लो में आ जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको कंटिन्यूसली वीडियोस जो है मिलती रहेंगी, कभी किसी टॉपिक पर, कभी किसी टॉपिक पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।